तो क्या चल रहा है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली लॉकडाउन और कोरोना वायरस चल रहा है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेल या द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, जो कि सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन है। वी हैव स्टडीड अबाउट सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, दिस टू हेल्प इन इंट्रा एंड इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि एक सेल से दूसरा सेल में, या सेल के बाहर से सेल के अंदर, या सेल के अंदर से सेल के बाहर मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का जो काम है वो कैसे होता है, हम लोग यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सेल्स import and export substances for various purpose like exchange of gases, nutrient transfer, cell signaling etc. with the help of cell membrane and cell wall। यानी एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स किस किस के लिए चाहिए? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज के लिए, न्यूट्रिशन जो सेल के अंदर डिलीवरी देना है न्यूट्रिशन एक्सचेंज के लिए, न्यूट्रिएंट्स जो है न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज के लिए, सेल सिग्नलिंग यानी कि हॉर्मोन्स और डिफरेंट फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होके सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होता रहता है, दे आर नोन एज सेल सिग्नलिंग। ओके, सो सेल सिग्नलिंग, न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र और गैसियस एक्सचेंज के लिए सेल के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होते रहता है। किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ओके, अब हम लोग जब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़े थे तब देखे थे कि उसमें बहुत सारे चैनल प्रोटीन रहता है सेल मेम्ब्रेन में, जो कि एक दरवाज़ा का काम करता है, एक गेट का काम करता है, इसके अंदर से मॉलिक्यूल्स इधर उधर हो सकता है। और वही सेल वॉल में भी ऐसे बहुत सारे पैसेज होता है, ठीक है, जैसे कि प्लाज्मोडेस्माटा या डेस्मोसोम, ये सब कुछ पैसेज है, चैनल्स है जो कि सेल वॉल में पाया जाता है। तो इन लोगों के थ्रू मटेरियल्स जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के इस पार और उस पार कैसे हुआ करता है। देयर आर टू मैकेनिज्म फॉर दैट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, we will see what is active transport and what is passive transport. Passive transport is the movement of molecules across the membrane without the help of energy। यानी कि सेल मेम्ब्रेन से इधर उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को कोई एनर्जी यानी कि एटीपी का ज़रूरत नहीं होता है, और कोई कैरियर प्रोटीन का भी ज़रूरत नहीं होता है। मतलब मॉलिक्यूल्स को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह में नहीं लिया जाता है, बल्कि यहाँ पे मेम्ब्रेन से सेपरेटेड दो अलग अलग जो इन्वायरमेंट है, उसमें जो भी मटेरियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो सब मटेरियल्स का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करके जो मॉलिक्यूल्स है इधर उधर अपने आप सेल्फ इनिशिएटेड एक मूवमेंट शो करता है, उसको कहता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या क्या होता है? डिफ्यूशन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, these are examples of passive transport। वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट is the movement of molecules across a membrane from a region of lower concentration to region of higher concentration against the concentration gradient and with the help of ATP, with the expense of ATP और एनर्जी। तो पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में जो मेन जो डिफरेंस है हम लोग यहाँ पे पता चल गया। दोनों में मूवमेंट कहाँ पे होता है? दोनों का मकसद एक ही है पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, कि सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के थ्रू जो मटेरियल्स है या जो मॉलिक्यूल्स है वो एक जैसे दूसरी जगह में ले जाना है। ओके, और लेकिन एक में पैसिव में क्या होता है, यहाँ पे कोई एनर्जी का ज़रूरत नहीं है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे एटीपी खर्चा करना पड़ेगा सेल को, यानी कि यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंस का ज़रूरत हो रहा है। यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो डिफ्यूजन हो रहा है कुछ मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है उस सेल के बाहर ज़्यादा है और उस मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम है। तो डिफ्यूजन में क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स अपने आप मूव करना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे कोई एटीपी का खर्चा नहीं हो रहा है।
वही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो एनर्जी यानी कि एटीपी का ज़रूरत हो रहा है। Now here we'll see the differences of active and passive transport. ATP and carrier proteins are required in case of active transport and passive transport में ये दोनों चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है। ओके यानी कि बात ऐसा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दरवाजा के बाहर तुम खड़े हो, ओके अब सेल के अंदर यानी कि घर के अंदर तुमको एंट्री लेना है। अब घर के अंदर एंट्री लेने के लिए घर के अंदर कोई पर्सन है जो तुमको स्वागत करके घर के अंदर ले जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपना एनर्जी खर्चा करके दरवाज़ा खुलेगा। तो दरवाज़ा जब खुल रहा है उसका अपना एनर्जी खर्चा हो रहा है, तब तुमको पकड़ के घर के अंदर हाथ पकड़ के घर के अंदर बुला के ले रहा है। ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तुम दरवाज़ा बंद हुआ है, तुम दरवाजे के बाहर खड़े हो, ठीक है, अब तुम अपने आप दरवाज़ा खोल के घर के अंदर चला गया, वहाँ पे तुमको कोई बुलाने के लिए नहीं आया और घर के अंदर जो है घर का अपना एनर्जी को खर्चा नहीं करना पड़ा। It circulates from an area of lower concentration to a region of higher concentration. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहाँ पे होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में उसका ऑपोजिट होता है, इट सर्कुलेट्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके बात कैसा है, घर के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बोल रहा हूँ, घर के अंदर 10 आदमी था और घर के बाहर 2 आदमी था। ओके तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अब यहाँ पे अगर हम लोग अगर ह्यूमन कॉन्सेंट्रेशन फॉर एन एग्जांपल बोलेंगे तो ह्यूमन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, घर के अंदर, ये 10 आदमी है, घर के बाहर 2 आदमी है, तो यहाँ पे ह्यूमन का मूवमेंट किधर होगा, बाहर से अंदर की तरफ। ओके तो बाहर जो 2 आदमी खड़ा था वो घर के अंदर 10 आदमी के साथ जाके जुड़ जाएगा, मतलब 10 घर के अंदर चल जाएगा 10 आदमी के साथ रहने के लिए। और पैसिव में इसका ऑपोजिट होगा, पैसिव में क्या होगा, घर के अंदर से बाहर की तरफ आदमी आ जाएगा 2 आदमी के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, घर के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और घर के बाहर कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पे किस तरह का मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ब्रांड मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, ओके कार्बोहाइड्रेट्स, आयंस। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन, कंपैरेटिवली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लिपिड, hormones, this kind of things. Active transport is a highly selective method, whereas passive transport is not that much selective. Example of active transport, endocytosis and exocytosis, and example of passive transport, osmosis and diffusion. Now we'll see osmosis and diffusion. Diffusion is the net movement of anything from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Particularly जब हम लोग एक सॉल्यूशन का बात करते हैं, सॉल्यूशन 2 चीज़ से बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। यानी कि अगर वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाया जा रहा है तो एक गिलास वाटर में मानोगे तुम 1 चम्मच शुगर डिसॉल्व कर रहे हो, तो उसमें वाटर हो गया सॉल्वेंट और शुगर हो गया सॉल्यूट। ओके तो particularly diffusion, the movement of solute particles from higher concentration to lower concentration is known as diffusion. तो यहाँ पे देखो एक बीकर में, एक ग्लास बीकर में 1 ड्रॉप ऑफ रेड इंक डाला गया है। अब रेड इंक का कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में यहाँ पे ज़्यादा होता है और रेड इंक का कॉन्सेंट्रेशन ये सब जगह में कम होगा। धीरे धीरे रेड इंक क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जोन की ओर मूव कर रहा है और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज अपोजिट ऑफ डिफ्यूजन। ओके तो डिफ्यूजन को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं। ऑस्मोसिस व्हाट, ऑस्मोसिस इज द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मीन्स सॉल्वेंट
molecules across a semi-permeable membrane from an area of lower solute concentration to an area of higher solute concentration। क्योंकि इसका ऑपोजिटली बोलेंगे, इसको थोड़ा अच्छी तरह से बोलेंगे तो क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंड पर्टिकुलरली वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, तो इस चीज़ को बोला जाएगा ऑस्मोसिस। या इसको उल्टा के बोलेंगे तो जहाँ पे सॉल्यूट का मूवमेंट होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जब सॉल्यूट का मूवमेंट होगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। तो यहाँ पे देखो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दो सॉल्यूशन सेपरेटेड है। ये देखो यहाँ पे वाटर ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, यानी मानो कि ये शुगर, दिस पार्टिकल्स आर ऑफ शुगर पार्टिकल्स। तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा है और शुगर पार्टिकल्स कम है, तो यहाँ पे वही अमाउंट ऑफ वाटर में शुगर पार्टिकल्स ज़्यादा है। ओके, मानो कि यहाँ पे दो अलग अलग ग्लास मानो, ग्लास ए और ग्लास बी। ग्लास ए में एक ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी डाले हो तुम, और ग्लास बी में 1 ग्लास पानी में 3 चम्मच चीनी डाले हो। तो चीनी का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे, कौन सा सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, ग्लास बी का। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लास ए में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो ग्लास ए से बी की ओर वाटर मूव करते रहेगा, ये दोनों तरफ का सॉल्यूट और सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे डिफ्यूजन में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे सॉल्यूट पार्टिकल्स एक सॉल्वेंट मीडियम है, जो ये ब्लूइश जो मीडियम मतलब एक सॉल्यूशन में दो चीज़ है, ये जो रेड जो पार्टिकल्स है दिस आर सॉल्यूट, एंड जो ये जो ब्लूइश मीडियम है ये क्या है, सॉल्वेंट। तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन is known as diffusion, whereas in case of osmosis the movement of solvent particles from high concentration to low concentration is known as osmosis। माने कि ये जो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दोनों सॉल्यूशन सेपरेटेड है, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट हाई से लो मूव कर रहा है। यहाँ पे क्या है, एक प्लांट सेल में देखेंगे ऑस्मोसिस कैसे होता है। तो ऑस्मोसिस का फंक्शन डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो क्या होगा, द एबिलिटी ऑफ एन एक्स्ट्रासेलुलर सॉल्यूशन टू मेक वाटर मूव इनटू, नो यहाँ पे अब टोनिसिटी का बात किया जा रहा है। टोनिसिटी इज रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके, यानी कि ऑस्मोसिस के वजह से होता है। द एबिलिटी ऑफ एन एक्स्ट्रासेलुलर सॉल्यूशन टू मेक वाटर मूव इन और आउट ऑफ ए सेल बाय ऑस्मोसिस इज नोन एज टोनिसिटी। ओके, अभी टोनिसिटी क्या होता है हम लोग देखेंगे थोड़ा। एक सेल को अगर ऐसा सॉल्यूशन में रखा गया है जिस सॉल्यूशन का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन का समान है, तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर बाहर भी नहीं निकलेगा, या वाटर नेट मूवमेंट ऑफ वाटर है, वाटर या तो वाटर बाहर नहीं निकलेगा या अंदर नहीं आएगा, या तो जितना वाटर बाहर निकलेगा उतना ही वाटर सेल के अंदर आ जाएगा। तो सेल के अंदर, सेल का साइटोप्लाज्म में जितना वाटर कॉन्सेंट्रेशन था पहले, बाद में भी उतना ही वाटर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो सेल का वाटर कॉन्सेंट्रेशन से समान अगर सेल के बाहर का एनवायरनमेंट का वाटर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो उस सॉल्यूशन को कहा जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, सेल का वाटर कॉन्सेंट्रेशन से अगर ज़्यादा होगा सेल का बाहर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन, तो वाटर क्या होगा, बाहर से अंदर आ जाएगा और सेल जो है फूल जाएगा। इसको उस तरह का कॉन्सेंट्रेशन को कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे कि एक किशमिश को अगर पानी में हम लोग रखेंगे तो उसको कुछ घंटा के लिए छोड़ दो, तो तब क्या होगा, किशमिश फूल जाता है, क्योंकि किशमिश एक प्लांट मतलब प्लांट का एक फ्रूट है, यानी कि प्लांट सेल से बना होता है वो। अब किशमिश के अंदर जो सेल है वो सूख गया है लगभग, उसके अंदर वाटर बचा नहीं है। अब जब उसको एक पानी के गिलास में रख दिए किशमिश को, तो बाहर से वाटर क्या होगा, किशमिश के अंदर मूव करेगा और किशमिश इसलिए फूल जाएगा। तो इसका अपोजिट होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल को अगर ऐसा सॉल्यूशन में रखा गया है जिसका वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेल का वाटर कॉन्सेंट्रेशन से कम है, तब सेल से बाहर वाटर मूव करना स्टार्ट करेगा, तो सेल का साइटोप्लाज्म जो होगा वो सिकुड़ जाएगा। सेल का साइटोप्लाज्म के पास जितना वाटर था वो लूज कर दिया।
जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर समुंदर का नदी का मछली को अगर समुंदर में छोड़ दिया जाएगा तो ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को टोनिसिटी के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया है। अगर सेल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर इज द सेम एज इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द बीकर, यानी कि सेल के अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन उसका सेम है, तो उस तरह का सॉल्यूशन को कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर सेल का अंदर का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर से अगर कम है तो बाहर से अंदर के तरफ वाटर का मूवमेंट होगा और सेल फूल जाएगा। इस तरह को कहा जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल जब रखा जाता है सेल स्वेल अप यानी कि फूल जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हेन concentration of water of inside the cell is higher than the concentration of water of outside, then movement of water will happen from inside to outside, that's why cell will shrink। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को अगर रखा जाता है तो सेल वाटर लॉस करता है एंड आफ्टर लूजिंग द वाटर सेल विल श्रिंक। यहाँ पे दिखाया गया है, देखो अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल को रखा जाता है तो उस सेल में प्लाज्मोलाइसिस होता है, यानी कि उसका जो प्रोटोप्लाज्म है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वो सिकुड़ जाता है क्योंकि वो वाटर लॉस कर देता है। दैट्स कंडीशन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकेज और श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए सेल आफ्टर लूजिंग वाटर व्हेन इट इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर रखा जाएगा तो सेल को उसको हम लोग साइटोलाइसिस देख सकते हैं, यानी कि अगर पानी अंदर आते रहेगा तो बैलून को फुलाते रहोगे तो क्या होगा, बैलून ब्लास्ट हो जाएगा। तो वही सेल के अंदर पानी आता जाएगा, इसमें सेल फूल के सेल ब्लास्ट हो सकता है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है साइटोलाइसिस, यानी ब्रेक डाउन ऑफ सेल। साइट मतलब सेल और लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होगा, ना सेल श्रिंक होगा ना सेल स्वेल अप होगा, तो जैसा था वैसे ही रहेगा। So here this is the end of this chapter. Next chapter of biology of class 9 will start with tissue.